नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में पढ़ रहे थे विकास, और विकास में पढ़ेंगे आज अभिवृद्धि और विकास। एक बालक का विकास किस प्रकार से होता है और उसका शारीरिक भाग का विकास किस प्रकार से होता है, उसकी ग्रोथ किस प्रकार से होती है, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि के बारे में बात करें कि एक बालक का अभिवृद्धि जो होती है उसका स्वरूप होता है बाह्य, यानी हमें बाहर से दिखाई देता है। लेकिन विकास जो होता है बाह्य के साथ साथ आंतरिक भी होता है। ओके, तो नंबर 1, अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, जबकि विकास का स्वरूप बाह्य व आंतरिक, बाह्य व आंतरिक दोनों होता है। बाह्य व आंतरिक दोनों होते हैं। फर्स्ट वाली लाइन हुई, अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है जबकि विकास का स्वरूप बाह्य व आंतरिक दोनों होता है। अभिवृद्धि की हम बात करें तो अभिवृद्धि का जो अर्थ है वो संकुचित भाग में होती है, जबकि विकास लंबे समय तक चलती है या चलता है। इसीलिए इसका भाग देके अर्थ के रूप में प्रकट करें तो विकास होता है व्यापक। तो नंबर 2 पे बात करते हैं, अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का अर्थ अभिवृद्धि का अर्थ संकुचित होता है। जबकि विकास का अर्थ व्यापक होता है। जबकि विकास का अर्थ व्यापक होता है, यानी बड़ा होता है। व्यापक यानी बड़ा होता है। तो नंबर 2 पे हमने लाइन लिखी कि अभिवृद्धि का जो अर्थ है वो संकुचित होता है और विकास का व्यापक अर्थ होता है। अभिवृद्धि जो होती है वो निश्चित समय के लिए होती है, जबकि विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो नंबर 3 पे लिखने वाले हैं, अभिवृद्धि निश्चित समय तक होती है। निश्चित समय तक होती है, जबकि विकास की बात करें, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीवन पर्यंत चलता रहता है, लाइफ टाइम के लिए होता है। तो नंबर 3 की बात करें हम, अभिवृद्धि निश्चित समय के लिए होती है जबकि विकास लाइफ टाइम होता है।
अभिवृद्धि जो होगी उसको माप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन विकास को नहीं। तो नंबर 4 पे हमारी लाइन बन जाती है, अभिवृद्धि का मापन संभव है। अभिवृद्धि का मापन संभव है, जबकि विकास का नहीं। जबकि विकास का कोई मापन नहीं होता। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि अभिवृद्धि का जो संबंध होता है वो केवल आकार बढ़ने से होता है। अभिवृद्धि का जो संबंध होता है वो केवल आकार बढ़ने से होता है, जबकि विकास का जो संबंध होता है वो संपूर्ण शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ मानसिक परिवर्तनों से भी होता है। तो हम नेक्स्ट में जो 4 नंबर पे लाइन लिखेंगे वो लिखेंगे, अभिवृद्धि का संबंध केवल पाँच नंबर पे लिख रहे हैं, अभिवृद्धि का संबंध केवल आकार से होता है। अभिवृद्धि का संबंध केवल आकार से होता है। जबकि विकास की बात करें, जबकि विकास का संबंध संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। नंबर 6 की बात करें हम, अभिवृद्धि को माप तोल। अभिवृद्धि होती है परिणात्मक, माप तोल लिया तो परिणाम निकल के आया, जबकि विकास होता है परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। तो नंबर 6 पे लिखेंगे, अभिवृद्धि परिणात्मक होती है। अभिवृद्धि परिणात्मक होती है। अभिवृद्धि परिणात्मक होती है, जबकि विकास की हम बात करें तो विकास होता है परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक। तो यहाँ हम लिखेंगे विकास परिणात्मक व गुणात्मक। दोनों से होता है, दोनों में होता है। ओके। अभिवृद्धि केवल होती है परिणात्मक, जबकि विकास होता है परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक। देखिए, अभिवृद्धि होती है उसमें रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जबकि विकास में रचनात्मक परिवर्तन व विनाशात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे कि अभिवृद्धि में केवल रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। अभिवृद्धि में केवल रचनात्मक परिवर्तन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, जबकि जो विकास होता है उसमें रचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ विनाशात्मक परिवर्तन भी होते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं हम छोटी सी बात, विकास में रचनात्मक
परिवर्तन के साथ साथ विनाशात्मक परिवर्तन भी होता है। विनाशात्मक परिवर्तन भी होता है। ओके, तो इस प्रकार से हमारे अभिवृद्धि और विकास में अंतर, ये 7 अंतर। देखिए, विकास होता है वो सतत रूप से कंटिन्यू होता है, अभिवृद्धि कुछ समय के लिए होती है। अब हम अध्ययन करने वाले हैं कि विकास जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें हम 3 कारकों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जैविक व वंशानुक्रम कारक होते हैं। नंबर 2 पे हम बात करें तो भौगोलिक कारण होते हैं। और नंबर 3 यदि बात करते हैं तो जनसंचार के माध्यम, ये विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। सबसे पहले हम जैविक कारकों में बात करेंगे। तो जैविक कारकों में इम्पोर्टेंट हैं बुद्धि है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, नर्व सिस्टम है और आपकी शारीरिक विशेषता बॉडी है। ये सभी आपके विकास को प्रभावित करते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक 3 कारक, अभी हम लोग पढ़ें 3 कारक, ठीक है। नंबर 1 की बात करें तो जैविक वंशानुक्रम कारक, जैविक या वंशानुक्रम कारक। नंबर 2 की बात करते हैं तो भौगोलिक या जलवायु कारक, भौगोलिक जलवायु कारक। और नंबर 3 जनसंचार के माध्यम, सबसे पहले हम बात करते हैं जैविक या वंशानुक्रम कारकों की। तो इसमें जैविक वंशानुक्रम कारक में यदि बात करें तो यहाँ होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। नंबर 2 की बात करें स्नायुमंडल, नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र हो गया। उसके बाद हम बात करें नंबर 3 पे इंटेलिजेंस, बुद्धि, बुद्धि है वो भी प्रभावित करती है जैविक या वंशानुक्रम कारकों में। बात करेंगे जैविक या वंशानुक्रम कारक, इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो 3 ग्रंथियां आपकी इंपॉर्टेंट होती है जो विकास को प्रभावित करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ आपके सर में पाई जाने वाली पीयूष ग्रंथि, इसके बाद आपके थायराइड ग्रंथि होती है, इसके बाद एड्रिनल ग्रंथि। 3 ग्रंथियां होती है जो विकास को प्रभावित करती है। इन ग्रंथियों की यदि बात की जाए
तो ये 3 ग्रंथियां हैं। सबसे पहले आपके पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि भी एक बालक के विकास को प्रभावित करती है। उसके बाद गले में थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, इसके बाद यदि 3 नंबर पे बात करें तो है आपकी एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं। देखिए, पीयूष ग्रंथि से स्रावित जो हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन्स अधिक मात्रा में स्रावित होंगे और दूसरा कम मात्रा में स्रावित होंगे। तो अधिक मात्रा में यदि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होते हैं तो उनके क्या लक्षण होते हैं, और कम मात्रा में यदि स्रावित होते हैं पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन तो उनके क्या लक्षण होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि इसको बोलते हैं। तो इसमें व्यक्ति जो होता है, जब इसका अधिक स्राव होता है तो व्यक्ति अधिक लंबाकार होता है, यानी बड़ा हो जाता है, और बड़े होने के साथ साथ वो झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। तो यहाँ अधिक स्रावित होने से व्यक्ति का लंबाकार होना, व्यक्ति का लंबाकार होना, ये इसका पहला लक्षण। अधिक झगड़ालू प्रवृत्ति का होना, प्रवृत्ति का होना, ये 2 भाग हो गए इसके। यदि इस पीयूष ग्रंथि का स्राव कम मात्रा में होता है, इससे स्रावित हार्मोन कम मात्रा में है, तो व्यक्ति कैसा होगा, बोना होगा। कैसा होगा, बोना होगा। बोने के साथ साथ शारीरिक व यौन अंगों का विकास कम होगा। शारीरिक व यौन अंगों का विकास कम होगा। विकास कम होगा। ये हैं पीयूष ग्रंथि उससे स्रावित हार्मोन की अधिकता और कमी से होने वाले भाग, यानी दोष। यदि अधिक स्रावित होता है तो व्यक्ति लंबाकार हो जाता है, उसकी प्रवृत्ति होती है झगड़ालू, वो अधिक हो जाती है। कम स्रावित होता है तो व्यक्ति बौना होता है, शारीरिक और यौन अंगों का विकास कम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से भी स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, और यहाँ ये ग्रोथ हार्मोन होते हैं। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम है ग्रोथ, यानी वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है, इस हार्मोन का नाम यदि हम पढ़ें तो ये हार्मोन है थायरोक्सिन। अब इस थायरोक्सिन की मात्रा अधिक होती है तो कौन से प्रभाव होते हैं, और कम होते हैं तो कौन से प्रभाव होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, यदि थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन है, इसकी अधिकता होती है तो व्यक्ति बेचैनी सी होने लग जाती है। अधिकता जब इसकी होती है तो व्यक्ति को क्या होती है, बेचैनी होती है, तनाव होता है, चिंता हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ अधिकता में स्रावित, तो यहाँ लिखेंगे बेचैनी उसको हो जाएगी, तनाव उसमें आ जाएगा, ठीक है। बेचैनी हो जाएगा, तनाव में आ जाएगा, चिंता से युक्त होगा, चिंता में हो जाता है वो, ठीक है। यदि इस हार्मोन की मात्रा कम हो जाए, कौन से हार्मोन की, थायराइड ग्रंथि से स्रावित थायरोक्सिन की
हार्मोन की मात्रा कम हो जाए तो क्या क्या होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे मानसिक थकावट तो आती है, उसके साथ साथ शारीरिक थकावट भी इसमें आ जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कमी से मानसिक थकावट, और मानसिक थकावट के साथ साथ इसमें शारीरिक निर्बलता भी आ जाती है। किसमें? थायराइड ग्रंथि से। अब बात करेंगे हम एड्रिनल ग्रंथि। तो हमारी पूरी बॉडी की एकमात्र ग्रंथि है जो वंशानुक्रम को प्रभावित करती है, एड्रिनल। ये संवेगात्मक व्यवहार को संचालित करती है। तो संवेगात्मक व्यवहार को संचालित करने वाली ग्रंथि कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि। तो नोट में यहाँ पे हम छोटी सी बात पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्रंथि संवेगात्मक व्यवहार को संचालित करती है। एड्रिनल ग्रंथि संवेगात्मक व्यवहार को संचालित करती है, संवेगात्मक व्यवहार को संचालित करती है। यहां से इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन सी ग्रंथि संवेगात्मक व्यवहार को संचालित करती है? एड्रिनल। और इससे स्रावित हार्मोन जो है वो एड्रेनिलिन हार्मोन, यानी इसी के नाम पे है एड्रेनिलिन हार्मोन। ठीक है, अब इसकी अधिकता से और कमी से होने वाले दो रोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां लिखते हैं अधिकता। तो जब अधिकता हो जाती है तो व्यक्ति एक्टिव, सक्रिय ज़्यादा होता है, उत्तेजित होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं व्यक्ति सक्रिय, व्यक्ति सक्रिय व उत्तेजित होता है, उत्तेजित होता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो जब एड्रिनल ग्रंथि की मात्रा कम हो जाएगी, एड्रिनल हार्मोन की मात्रा कम हो जाएगी तो व्यक्ति में निर्बलता आ जाएगी, उदासीन रहेगा, उदास रहता है। तो यहाँ हम लिखते हैं कमी से। तो कमी से एक तो होगी निर्बलता, और निर्बलता के साथ साथ उदासीन, उदासीन रहता है। व्यक्ति निर्बल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। कौन सी ग्रंथि के कारण? एड्रिनल से स्रावित हार्मोन, एड्रेनिलिन हार्मोन के कारण, यानी एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित एड्रिनल हार्मोन के कारण। तो ये हम पढ़े फर्स्ट में जैविक और वंशानुक्रम कारक। नंबर 2 की बात करते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, यानी जिसका स्पाइनल कोड मजबूत होता है, तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है, उसमें कार्य करने की क्षमता, एक्टिवता ज़्यादा होती है। तो ये भाग भी सबसे ज़्यादा विकास को प्रभावित करता है। बुद्धि को हम लेते हैं नंबर 3 पे, कि कोई प्रतिभाशाली बालक है तो उसमें बुद्धि का विकास तीव्र गति से होगा, निर्बल में धीमी धीमी गति से होगा। तो बुद्धि जो होती है वो भी वंशानुक्रम को प्रभावित करती है, वंशानुक्रम में एक कारक आता है। इसके बाद हम बात करते हैं वातावरणीय या भौगोलिक कारण। ठीक है, तो ये भौगोलिक जलवायु में पढ़ रहे हैं हम। यहाँ हम लिख सकते हैं वातावरणीय कारक, वातावरणीय कारक। और वातावरणीय कारक में हम यहाँ पे फर्स्ट लेते हैं भौगोलिक या जलवायु। ठीक है, तो नंबर 1 की बात करें, चलो एक बार फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ आप लोगों को। जैविक और वंशानुक्रम में सबसे पहले आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, स्नायु मंडल, तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यदि बात करें तो बुद्धि, इंटेलिजेंसी,
अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है ये 3 जो जैविक वंशानुक्रम को संचालित करती है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड और एड्रिनल। पीयूष ग्रंथि इससे स्रावित हार्मोन का नाम है वृद्धि हार्मोन। इसकी अधिकता से और कमी से जो शारीरिक विकास को प्रभावित करती है, ये कौन कौन से भाग होते हैं? अधिकता से व्यक्ति जो होता है वो बड़ा हो जाता है, उसकी झगड़ालू प्रवृत्ति होती है। जब ये कम होता है तो शारीरिक और यौन अंगों का विकास कम होता है, व्यक्ति बौना होता है। इसके बाद थायराइड ग्रंथि, ये भी विकास को प्रभावित करती है, ये वंशानुक्रम को भी प्रभावित करती है। इससे स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन। अधिकता से बेचैनी, तनाव, चिंता में व्यक्ति होता है, और जब इसकी कमी हो जाती है तो व्यक्ति में मानसिक तनाव होता है, यानी मानसिक कमी, थकावट आ जाती है और शारीरिक निर्बलता भी इसमें होती है। इसके बाद हम बात करें 3 नंबर की ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल हार्मोन से स्रावित जब इसकी अधिकता हो जाती है तो व्यक्ति सक्रिय होता है, तीव्र गति से काम करने की उसकी चेष्टा होती है, ठीक है, सक्रिय हो जाता है वो। जब इसकी कमी होती है तो व्यक्ति निर्बल के साथ साथ क्या होता है, उदासीन होता है, काम करने का मन नहीं करता। अब हम बात करेंगे भौगोलिक और जलवायु कारकों की, यानी वातावरण में पढ़ेंगे हम इसको। तो नंबर 2 पे बात करते हैं वातावरणीय कारक। इसमें पहला है आपका भौगोलिक या जलवायु कारक। नंबर 2 पे आएगा पारिवारिक वातावरण। नंबर 3 पे आएगा विद्यालय वातावरण, ठीक है, और नंबर 4 पे पढ़े तो सामाजिक वातावरण। इस प्रकार से ये विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये भी कारक हम पढ़ते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं वातावरणीय कारक। तो नंबर 2 में यहाँ पे ले रहा हूँ वातावरणीय कारक। ओके, ध्यान देना। नंबर 1 पे ले रहे हैं हम यहाँ पे भौगोलिक या जलवायु। भौगोलिक या जलवायु कारक। ठीक है, देखिए भौगोलिक जलवायु कारक की बात करते हैं। यहाँ 2 प्रकार की क्लाइमेट होती है, जलवायु होती है, क्लाइमेट, ठीक है। नंबर 1 जहाँ पे जलवायु ठंडी है, एक तो कैसी होती है जलवायु, ठंडी, और एक होती है गर्म। ठंडी जलवायु में जो रहने वाले लोग हैं उनका मानसिक विकास ज़्यादा होता है, उनकी बुद्धि इंटेलिजेंसिता अधिक होती है। जबकि गर्म जलवायु में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका मानसिक विकास भी कम होता है, उनमें बुद्धि भी कम होती है, वो बुद्धि का उपयोग कम करते हैं वो, क्योंकि अधिकतर भाग में, अधिकतर समय में निष्क्रिय रहते हैं। जबकि ठंडी जलवायु में हमेशा वो कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं। हम लोग को भी देख लीजिए, यदि गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, तो हम कूलर वगैरह चलाते हैं, एसी चलाते हैं, थोड़ा सा ठंडा करते हैं एनवायरनमेंट को, तो पढ़ने का मज़ा कुछ और होता है। तो वही बात यहाँ पे होती है कि ठंडी जलवायु जो होगी वो बुद्धि को प्रभावित करेगी कि नहीं करेगी, करती है जी। इसके बाद हम बात करें तो उसकी सक्रियता को बढ़ाती है, काम करने की जो ताकत होती है उसको बढ़ाती है। तो ये ठंडी जलवायु, तो यहाँ हम पढ़ेंगे ठंडी जलवायु में रहने वाले जो लोग होते हैं उनमें मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं ठंडी जलवायु में रहने वाले लोगों व्यक्तियों का मानसिक विकास तीव्र होता है। नंबर 2 की बात करें, अधिक सक्रिय होते हैं। ठीक है, गर्म जलवायु में होंगे उनका मानसिक विकास क्या होगा, कम, मानसिक विकास कम होता है।
नंबर 2 की बात करें, अधिकतर समय निष्क्रिय। अधिकतर समय कैसे रहते हैं? निष्क्रिय रहते हैं, यानी उनका मानसिक विकास हो ही नहीं पाता गर्म जलवायु में। तो नंबर 1 पे हुआ आपका भौगोलिक जलवायु कारक, ठंडी जलवायु और गर्म जलवायु। ठीक है। आलस्यपन अधिक होता है इनमें, आलस्यपन अधिक। हर बात को निगलेक्ट करते रहते हैं, जबकि ठंडी जलवायु में रहने वाले लोग हर बात को स्वीकारते हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे पारिवारिक कारक। तो नंबर 2 की बात करते हैं, पारिवारिक वातावरण। नंबर 2 बी पे लिखते हैं पारिवारिक वातावरण। देखिए नंबर 1 पे माता पिता का कठोर अनुशासन, माता पिता का कठोर अनुशासन। माता पिता कठोरता से बच्चे के साथ लगाव रखते हैं तो एक बच्चे का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता। नंबर 2 पे बात करते हैं अधिक ममत्व की भावना, अधिक ममत्व की भावना। माता पिता का असंतोष वैवाहिक जीवन, माता पिता का असंतोष वैवाहिक जीवन, असंतोष वैवाहिक जीवन। परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति, ये भी किसको प्रभावित करती है? विकास को प्रभावित करती है। तो 3 कारक हो गए जो पारिवारिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। माता पिता का कठोर अनुशासन है, इसके बाद हम बात करें माता पिता का असंतोष वैवाहिक जीवन है, अधिक ममत्व की भावना है, माता पिता का इनकम का स्रोत है। ठीक है। परिवार के सदस्यों के द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार, तो यहाँ लिखते हैं माता पिता द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। ये भी किसको प्रभावित करता है? विकास को प्रभावित करता है। और नंबर लास्ट लिखे हम बात, तो वो है आपके पोषण। ये एक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए अधिक ममत्व की भावना होगी तो एक बच्चे को ज़्यादा प्रेम करेंगे, दूसरे को डांटेंगे। तो जिस बच्चे को डांटा गया उसका भावात्मक जो विकास होता है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से माता पिता द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार, एक बच्चे को तो आवश्यक वस्तुएं दिला देते हैं, ठीक है, पढ़ने की चीज़ें हैं वो दिला देते हैं, दूसरे को नहीं। तो जिस बच्चे को नहीं दिलाई गई पढ़ने की बुक्स वगैरह, उसका विकास कहाँ से होगा? तो यहाँ हम बात करते हैं माता पिता द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार, तो वो भी किसको प्रभावित करता है? बालक के विकास को। और पोषण, न्यूट्रिशन, ये भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। फिर नंबर 3 पे देखते हैं, पारिवारिक हो गया, विद्यालय वातावरण। विद्यालय वातावरण,
विद्यालय में बात करें तो एक अध्यापक जो होता है बच्चों के साथ कठोर अनुशासनात्मक व्यवहार करता है, तो एक बालक का जो विकास होता है वो नहीं हो पाता। इसके बाद हम बात करें कि जब विद्यालय में परीक्षाएं आरंभ होती है, परीक्षा में एक बालक को अच्छे अंक दिए जाते हैं, एक को कम, तो उससे भी बालक का विकास नहीं हो पाता। तो नंबर 2 पे हो गया कि विद्यालय की जो दोषपूर्ण परीक्षा प्रणालियां हैं उसके कारण बालक का विकास नहीं होता। ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो अध्यापक के द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार। ठीक है, सुविधाओं का इसमें अभाव होता है। और नंबर 4 पे बात करें तो अध्यापक द्वारा छात्रों की क्या की जाए, निंदा। छात्रों की निंदा की जाएगी तो एक बालक का विकास नहीं होगा। तो यहाँ हम कुछ भाग हैं जिनके बारे में पढ़ते हैं। विद्यालय वातावरण में से कौन कौन से कारक हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं अध्यापक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। ठीक है। नंबर 2 पे पढ़ते हैं तो विद्यालय की दोषपूर्ण परीक्षा प्रणालियां। नंबर 3 पे बात करें तो विद्यालय में सुविधाओं का अभाव, ये भी एक बालक के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो बात में जो नेक्स्ट वाला भाग आता है, अध्यापक द्वारा छात्रों की निंदा, पक्षपातपूर्ण हो गया ना व्यवहार। भीड़ भरी कक्षाएं, भीड़ वाली कक्षाएं, ये भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। तो ये हो गए आपके वातावरणीय कारक। इसके बाद नंबर 3 पे आता है जनसंचार के माध्यम। आजकल जनसंचार के माध्यम में है, रेडियो है, टीवी है, स्मार्टफोन, आईफोन, इनसे एक बालक स्वतः ही सीखता रहता है, तो उससे भी बालक का क्या होता है, विकास होता है। तो ये 3 कारक थे बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक।